अस्सलाम वालेकुम बेटा, वेलकम वंस अगेन। सो लास्ट लेक्चर में हमने वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन चेक किया था। हमने देखा बेटा कि वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने से प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज़ होती है और इसी तरह वॉल्यूम को डिक्रीज़ करने से प्रेशर की वैल्यू इंक्रीज़ होती है। सो बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शन टू ईच अदर कंसीडरिंग के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। अब बेटा हो सकता है आपके माइंड में ये बात आए कि सर टेम्परेचर को किस तरह कांस्टेंट रखा जाता है। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि टेम्परेचर देने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हुई, उससे प्रेशर इंक्रीज होता है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो और टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाए? तो बात तो बेटा सोचने की है, लेकिन अगेन कुछ जगहों पे हम ज़्यादा एलैबोरेट करते हैं, कुछ जगहों पे हम एलैबोरेट कम करते हैं। चूँकि अभी IG का लेवल है आपका, जैसे ही आप A लेवल में जाएंगे ये बातें आप खुद ब खुद सीखना शुरू हो जाएंगे। अभी सिर्फ आपको हिंट बता देता हूँ कि हमने जब वॉल्यूम को हम इंक्रीज़ करते हैं और प्रेशर हमारे पास डिक्रीज़ होता है, तो हमने वो जो गैस का सिलेंडर है ना, उसका कनेक्शन एक एक्सटर्नल थर्मल रेजरवायर से किया होता है। कंप्रेशन से हीट बढ़ती है तो वो उस सिस्टम के अंदर से हीट को निकाल देता है और इस तरीके से निकालता है कि प्रेशर को इंक्रीज़ नहीं होने देता, टेम्परेचर को इंक्रीज़ नहीं होने देता। इज़ इट क्लियर? और जब आप वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो चूँकि अब एक्सपेंशन होगी गैस का, तो जब एक्सपेंशन होती है तो प्रेशर डिक्रीज़ होता है और टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है। लेकिन वो जो थर्मल एक्सटेंशन हमने रिजर्वायर लगाया है वो बेटा हीट को इंटर कर देता है आपके सिस्टम में, ताकि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे और सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशन हम चेक कर सकें। ठीक हो गया? अब बेटा अगर ये बात समझ आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो इसको जाके गूगल पे एक दफ़ा सर्च कर लो तो आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी कि हम एक्सटर्नल यूज़ करके एक्सटर्नल सप्लाई यूज़ करके किस तरह से टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक हो गया? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, हम आप A लेवल में इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है आज का, जिसमें हम प्रेशर और टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाहते हैं, कंसीडर के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए। तो अगर आप इस एनिमेशन में देखें बेटा, सबसे पहली चीज़ जो आपको नज़र आ रही है कि ये जो पिस्टन है ये मूव ही नहीं कर रहा, दैट्स मीन बेटा जो वॉल्यूम है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास बेटा कांस्टेंट हो गया। इज इट क्लियर? नीचे हमने बर्नर लगा दिया ताकि हम इस सिस्टम को टेम्परेचर प्रोवाइड करें, और जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं बेटा तो हम देखते हैं कि थर्मोमीटर में टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, जो कि इंडिकेशन है कि टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर इंक्रीज होता जा रहा है। अब अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है बेटा तो प्रेशर आपका 4 ATM से या 4 पास्कल से बेटा अब कितना हो चुका है, ये 10 पे आ चुका है। इज इट क्लियर और नॉट? तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं प्रेशर वैसे वैसे बेटा इंक्रीज कर देता है, इक्वल प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज होता है। दैट्स मीन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। और जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं उनका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, ओरिजिन से पास होता है। तो ये आप ग्राफ चेक कर लें, 3 आपके सामने ग्राफ दिए हैं, आप इनमें से कोई भी एक लाइन सेलेक्ट कर लें, आप उसको समझ लें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बेटा किसके है, ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। इज इट क्लियर और नॉट? अब हम चलते हैं इसकी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन सेज दैट द प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स टेम्परेचर इफ द वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। इसका मतलब है पिस्टन बेटा मूवेबल नहीं है। पिस्टन को हमने उसी जगह पे लॉक किया हुआ है जिस जगह पे वो एट द सेम टाइम था, जहाँ पे वो इनिशियल कंडीशन में था, अभी भी वो उसी कंडीशन में हमने पिस्टन को लॉक किया हुआ है। इज इट क्लियर? जैसे ही हम टेम्परेचर देते हैं, पहले 2 ATM था, अब कितना हो गया बेटा 4 ATM। दैट्स मीन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर एज वेल। सो अब ये सारी कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल से इजीली आपको समझ बेटा आ जाएगा कि टेम्परेचर देने से एवरेज स्पीड इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, वॉल्यूम को हमने कांस्टेंट रखा है, इट्स प्रेशर इंक्रीजेज बिकॉज देयर आर मोर फ्रीक्वेंट एंड मोर वायलेंट कोलिजन ऑफ द पार्टिकल विद द सर्फेसिस ऑफ द कंटेनर। तो अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैं अपनी पिक को हाइड कर लेता हूँ अपनी वीडियो को ताकि आपको समझ आ जाए। इसके स्क्रीनशॉट बेटा ले लें। जो पॉइंट्स हैं ये 4-5 पॉइंट्स हैं। अब हम इनको एक दफ़ा दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। इंक्रीज इन टेम्परेचर, उससे क्या होता है, गैस पार्टिकल इंक्रीज गेन करते हैं कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, जिससे उनकी जो एनर्जी है इंटरनल एनर्जी वो इंक्रीज हो जाती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी बेटा पार्टिकल्स उतने ज़्यादा कोलाइड करेंगे कंटेनर्स की वॉल के साथ, एक दूसरे के साथ, फास्टर मूवमेंट होगा, मोर फ्रीक्वेंट एंड फोर्स फॉर कोलिजन विद द कंटेनर। और यही काम तो बेटा आपके किचन में भी तो यही हो रहा होता है ना कि वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाता है प्रेशर उसमें, प्रेशर कुकर में,
जिसमें खाना बना रहे हो, इज इट क्लियर। और टेम्परेचर जैसे जैसे देते हो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तो प्रेशर इनसाइड वैसे वैसे बेटा हद से ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अब जब प्रेशर इनसाइड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उससे खाना उतनी जल्दी बन जाता है, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट भी आता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी राइज कर जाता है। इस किस्म का कॉन्सेप्ट आता है, लेकिन अभी मैं आपको वो नहीं सिखा रहा। अभी हम टू द पॉइंट बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इंक्रीज कोलिजन्स, ग्रेटर फोर्स पर यूनिट, तो ये हमने पढ़ लिया। एंड रिजल्ट में बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगेन डेफिनेशन के ऊपर हम बाद में चलते हैं, पहले बेटा आपने इस एनिमेशन को देखना है और इस टेबल को साथ साथ कंपेयर करते रहना है। हम पढ़ रहे हैं बेटा इफेक्ट ऑन वॉल्यूम बाय द चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर किस तरह से वॉल्यूम को रिलेट कर रहा है, हम इसको चेक करना चाहते हैं, कंसिडरिंग के प्रेशर क्या रहे बेटा, कांस्टेंट रहे। तो आपने देखा कि पहले टेम्परेचर 20 था बेटा, 20 से 29 हुआ, 29 से 42 हो गया, और वैसे वैसे जो वॉल्यूम की अमाउंट है, सॉरी जो वॉल्यूम का मैग्नीट्यूड है वो 10 से 10.3 हुआ, 10.7 एंड नाउ 11 हो चुका है बेटा। और अब ये वैल्यू लगातार इंक्रीज होती जा रही है। सो हमें यहाँ से रिलेशन मिल रहा है कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एज वेल। इनका ग्राफ भी कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओरिजिन से पास होगा। सो डेफिनेशन में बेटा आइए, द वॉल्यूम इज फिक्स ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। सो इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी लिख सकते हो हर डेफिनेशन में, ना भी लिखो सिंपल डेफिनेशन टेम्परेचर लिख लो तब भी ठीक है। कहानी असल चीज़ क्या है जो आपको पता होनी चाहिए कि वॉल्यूम जो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट। प्रेशर क्या रखा जा रहा है, कांस्टेंट रखा जा रहा है। क्या मतलब बेटा, कैसे कांस्टेंट होगा, P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो जैसे ही वॉल्यूम एक्सपैंड होता है, टेम्परेचर देने से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वॉल्यूम इंक्रीज होने के से उससे क्या होता है बेटा, एरिया बढ़ जाता है। तो जो प्रेशर इंक्रीज होना चाहता है, ठीक हो गया, फॉर एग्जांपल प्रेशर की वैल्यू 10 होना चाहती है, तो एरिया बढ़ाने के साथ साथ कोलिजन पर यूनिट टाइम डिक्रीज होती है, तो प्रेशर की वैल्यू 10 की बजाय उतनी ही रह जाती है जितनी बेटा पहले थी। तो इन द सेंस के प्रेशर डिक्रीज होता है, लेकिन प्रेशर अपनी वही वैल्यू को बार बार मेंटेन कर लेता है जिस वैल्यू पे वो इनिशियल पॉइंट पे था। ठीक हो गया। क्योंकि क्या बढ़ा है, फोर्स भी बढ़ रही है ना, इसको ऐसे समझ लो, ठीक है। अगर ये वैसे नहीं समझ आया तो एरिया देने के साथ बेटा क्या हुआ, फोर्स ऑफ कोलिजन भी बढ़ रही है। एक दफ़ा दोबारा इसको समझ लेते हैं, शायद कोई चीज़ मिस ना हो जाए, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रेशर किस तरह कांस्टेंट रखा जाएगा, ज़रा प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। ईजी है, बड़ा ईजी है, 2 मिनट में आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो प्रेशर क्या है बेटा, फार्मूला क्या होता है, एफ ओवर ए। इज इट क्लियर। तो टेम्परेचर दिया तो मुझे बताओ फोर्स ऑफ कोलिजन्स क्या होंगी, लगातार मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी आएगी, वॉल से कोलाइड करेंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे। तो इमेजिन कर लो इसकी जो इनिशियल वैल्यू थी बेटा वो थी 20, इज इट क्लियर। और इसकी जो एरिया था वो कितना था, वो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एरिया हमारे पास बेटा कितना था, लेट्स सपोज करें 2 था। ठीक हो गया। तो अभी आंसर कितना आया, 10 आया। टेम्परेचर देने से फोर्स ऑफ कोलिजन की वैल्यू कितनी हो गई, फोर्स ऑफ कोलिजन की वैल्यू बेटा ज़्यादा हो गई, 40 हो गई। तो वॉल्यूम के इंक्रीज होने के साथ एरिया भी तो इंक्रीज हुआ ना, तो एरिया की वैल्यू हो गई बेटा 4। तो अभी भी आंसर क्या आया, सॉरी ये यहाँ पे क्या हो गया, वेट जस्ट इसको 30 कर लेते हैं, अभी 30 10 का डिफरेंस रख लेते हैं, 30 हो गया। और एरिया की वैल्यू क्या होगी बेटा 3, तो आंसर क्या आया 10 हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ 40, फिर आंसर एरिया क्या होगी, वैल्यू क्या होगी 4, अगेन आंसर क्या आया 10 आ गया। तो ये रिलेशन मैं समझा रहा हूँ कि फोर्स ऑफ कोलिजन के बढ़ने के साथ साथ एरिया भी बढ़ जाता है, जिससे आपका प्रेशर जो कि इंक्रीज होना चाहता था लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि एरिया भी बढ़ गया और इसकी वजह से जो प्रेशर की वैल्यू है बेटा ये क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इज इट क्लियर। तो ये एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है जिसमें उसने पूछा हुआ है कि हाउ द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो आपने वहाँ बताना है कि एरिया के इंक्रीज होने के साथ साथ फोर्स ऑफ कोलिजन भी इंक्रीज होती है। तो जब नॉमिनेटर इंक्रीज होता है तो डिनोमिनेटर भी इंक्रीज होता है। कुछ इस तरह के इनके रेशियो क्या जो आंसर आता है वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है। सो बेटा आई होप सो कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और ये पॉइंट्स आप एक दफ़ा दोबारा देख लें। मैं अपनी वीडियो को हाइड कर लेता हूँ, परहैप्स ये हम डिस्कस कर नहीं, अभी तक हमने नहीं किया। सो आप एक दफ़ा दोबारा इस एनिमेशन को देख लें,
जिसमें टेम्परेचर बेटा बढ़ाया जा रहा है, टेम्परेचर प्रोवाइड किया जा रहा है, तो थर्मामीटर इंडिकेट कर रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। जबकि वॉल्यूम बेटा क्या हो रहा है, टेम्परेचर देने की वजह से इंक्रीज हो रहा है। और प्रेशर क्या रह रहा है बेटा, प्रेशर जो है ये कांस्टेंट है। तो अगेन इनका ग्राफ कैसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। और ये डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, आप इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो, फिर इनको मैं समझा भी था। तो मेरे ख्याल से अब तक तो आपको इंशाल्लाह काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। जिसमें लिखा है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर तो गैस पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी, हायर काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स मूव फास्टर, इंक्रीज स्पीड पार्टिकल एक्सर्ट मोर प्रेशर ऑन द कोलिजन। टू मेंटेन, ये लाइन बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट, टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम मस्ट इंक्रीज टू एकोमोडेट इंक्रीज पार्टिकल मोशन। इज इट क्लियर और नॉट? ये भी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाई है कि P इज इक्वल टू F/A। अगर फोर्स इंक्रीज होगी तो एरिया भी इंक्रीज होगा, तो प्रेशर क्या रह जाएगा बेटा, कांस्टेंट रह जाएगा। ठीक हो गया, इसका कॉन्सेप्ट ये है। सो इंक्रीज इन वॉल्यूम ड्यू टू, तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। आई होप सो कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, एक छोटा सा आर्टिकल है कि केल्विन को, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना हो या डिग्री सेल्सियस से बेटा किस में आना हो, केल्विन में आना हो, तो ये हम कन्वर्जन किस तरह करते हैं। टेम्परेचर की डेफिनेशन एक तो हमने पहले की हुई है, टेम्परेचर इज बेसिकली द मेजर ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस पार्टिकल्स, ये भी हो सकती है। एंड टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम, ये भी हो सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। एट एब्सोल्यूट जीरो द मॉलिक्यूल मोशन सीजेस एंड अ सब्सटेंस हैज नो इंटरनल एनर्जी। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, -273 डिग्री सेंटीग्रेड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं। और -273 डिग्री बेटा किसके बराबर होता है, इसको हम कहते हैं ये 0 केल्विन है। इज इट क्लियर और नॉट? तो टेम्परेचर का स्केल हम कुछ इस तरह सेट करते हैं कन्वर्जन के लिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए, कि फार्मूला है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि अगर आपको गिवन हो वैल्यूज़ कि मुझे 5 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाओ, तो बेटा आप बड़े आसानी से क्या कर दोगे, 273 उसमें ऐड कर दोगे। सो योर आंसर विल बी 278 केल्विन। ऑलराइट, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल बात है, इस स्लाइड से समझ लेते हैं। जस्ट वेट। ओके, सो कन्वर्ट करें बेटा 27 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में। तो ये बात याद रखिएगा कि केल्विन में कन्वर्जन ज़रूरी है। 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 कर देंगे आप, तो क्या मिल जाएगा आपको आंसर, ये 300 केल्विन मिल जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ यू हैव टू कन्वर्ट। अब इसको एक दफ़ा देख लें, ये चीज़ तो मुश्किल तो नहीं थी। अब इस चीज़ को ज़रा एक दफ़ा देख लीजिएगा, जिसमें यू हैव टू कन्वर्ट 60 केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। ऑलराइट, तो नाउ द फार्मूला इज 273 प्लस डिग्री सेल्सियस. You have to find out the values of the temperature in the degree Celsius. For that purpose, you have to put 60K on this position. So it will be, sorry, just wait. It will be like that. Okay. So if you are going to find out the degree Celsius, what you have to do, you have to move 273 to the left side. You will get 60 minus 273 beta and the degree Celsius. So your answer is minus 213 degree Celsius. और ये आपका आंसर आ गया. ठीक हो गया. तो इसका मतलब है कि काफ़ी लोअर टेम्परेचर है. इज़ इट क्लियर और नॉट? ठीक है. तो ये बात याद रखिएगा, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है? 0 केल्विन के बराबर होता है. ये बात भूलनी नहीं है आपने. ठीक हो गया. बाकी ये प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लें. तो अगर कोई क्वेश्चन है बेटा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, मैं इंशाल्लाह आंसर करूँगा. नेक्स्ट इंशाल्लाह हम 1-2 लेक्चर हमारे लास्ट होंगे जिसमें हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 से 4 स्टेप्स हम पढ़ेंगे. और बेटा याद रहे कि आपको पता है कि कैम्ब्रिज में सिर्फ लेक्चर समझ लेना काफ़ी नहीं होता. ये लेक्चर सिर्फ आपके स्पोर्ट के लिए होते हैं. इन्हीं कॉन्सेप्ट को, इन्हीं स्पोर्ट को आपने यूज़ करके पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है, P2 और P4. बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि वहाँ पे काफ़ी डेप्थ में कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे होते हैं, तो वो फिर आपने एफर्ट ख़ुद भी साथ साथ करनी होती है. लेकिन कंसीडर ये कि आपको पहले लेक्चर अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, आपको सारी चीज़ों की नो हाउ हो, देन उसके बाद फिर आप पास्ट पेपर ट्राई करते हो तो आपको कंपैरेटिवली 70% आसान लगते हैं. 30% आपको फिर भी डिफ़िकल्ट लगते हैं क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको अच्छी तरह और समझनी होती हैं, किसी और एंगल से कॉन्सेप्ट को लेके चलना होता है, तो उनकी आप प्रैक्टिस करें. कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता
तो चाहे मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें कि ये सर कॉन्सेप्ट है, ये समझा दें, अदरवाइज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको वहाँ पे गाइड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।